प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो कहता है प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट जो एक एंटिटी के पास हो और उसको यूज करने की जो लाइफ है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो, जिसको आप यूज करें और उसकी जो लाइफ है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जो है वो चल सके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर द टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में भी यूज कर सकते हैं, और जो है रेंटल में भी यूज कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हर वो टेंजिबल एसेट्स जो कि एक एंटिटी की मलकियत में हो और जो एंटिटी की मलकियत में एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए रहे, तो हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और ये आपके फिक्स एसेट की डेफिनेशन भी यही है और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन भी यही है। ठीक है, उससे चाहे आप प्रोडक्शन में यूज करें आपकी मर्जी, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज करें आपकी मर्जी, चाहे आप आगे रेंट पे किसी को दे दें आपकी मर्जी, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एडमिन पर्पस के लिए, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह आपके हैं तो उसमें यूज करें आपकी मर्जी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएंगे, आपके पास जो है वो नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे, आपके पास जो है फिक्स एसेट्स हो जाएंगे। उसके बाद कैरिंग अमाउंट है, तो कैरिंग अमाउंट के बारे में वो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइफ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो लाइफ इसकी 1 ईयर से ज्यादा है, और दूसरी क्या चीज है, ये टेंजिबल एसेट्स है, और तीसरी क्या बात है, टेंजिबल एसेट है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और क्या है, ये इन ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंटिटी की ऑनरशिप में है। ठीक है, तो ये हमने इसकी चीजें कुछ पढ़ी हैं। तो ये किस लिए यूज हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी हो सकता है, और एडमिन पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन में हमने कुछ पॉइंट सीखे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में। अगली डेफिनेशन मेरे पास जो है वो है कैरिंग अमाउंट की। कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट के बारे में वो कहता है कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, इसको हम क्या कहते हैं, ये कैरिंग अमाउंट है। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी, इसे कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट का एक और नाम है जिसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, बुक वैल्यू भी इसको कहते हैं हम। आप बुक से देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है, तो वो कहती है कैरिंग अमाउंट की इज अमाउंट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, वो अमाउंट जिस पे एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, आफ्टर डिडक्टिंग एनी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो वो अमाउंट जिसमें एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है, जिस आफ्टर उसमें से दो चीजें डिडक्ट करने के बाद क्या क्या चीज, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और इसको कॉमनली हम जो है बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको वहां पे बता दी। ठीक है, उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है इम्पेयरमेंट लॉस से क्या मुराद है, इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस क्या है ये हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करें, आगे जाके ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट क्या होती है, तो एक एसेट की जो कॉस्ट है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट जो आप पे करते हैं एक एसेट को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, वो कैश और कैश के इक्विवेलेंट कोई भी चीज जो कि आप पे करते हैं, या कोई भी फेयर वैल्यू जो आप उस एसेट्स के अगेंस्ट उस टाइम में देते हैं, पे करते हैं, उसकी एक्विजिशन करते हैं। अब सपोज मैं अगर एक बाइक ले रहा हूं या एक गाड़ी ले रहा हूं, उसके अगेंस्ट जो जो चीजें मैं पे कर रहा हूं, जो जो खर्चे मेरे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉस्ट में शामिल करूंगा। जैसे हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट पढ़ी थी, तो ये सेम वही कॉस्ट है, एसेट की कॉस्ट और इन्वेंट्री की कॉस्ट दोनों सेम है। इसमें वो कॉस्ट भी शामिल होगी जो कि इनवाइस प्राइस के ऊपर होगी, प्लस वो सारे खर्चे होंगे जो कि एसेट, जहां पे एसेट को यूज करना है वहां तक लाने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे हमने शामिल करने हैं कॉस्ट में। उसके बाद फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू में वो कहता है कोई भी नॉलेजेबल पार्टीज जो कि
एक एसेट खरीदना चाहती हैं, ठीक है, तो जिस अमाउंट पे वो खरीदेंगी, विलिंग होंगी खरीदने के लिए, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ये फेयर वैल्यू है उस एसेट की। कोई भी नॉलेजेबल पार्टीज जो कि एसेट्स खरीदने के लिए विलिंग है, तो वो जिस अमाउंट पे विलिंग होंगी खरीदने को, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू कहते हैं, फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं इंपेयरमेंट लॉस की। तो इंपेयरमेंट लॉस जो है उसको वो कहता है, यहां पे आपको समझ आएगी, if carrying amount of an asset is greater than recoverable amount is called impairment loss। एसेट की कैरिंग अमाउंट आपके पास जो कि यहाँ पे हमने पढ़ी है, वो आपके पास सपोज 5,000 है। एसेट्स की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस करने माइनस करने के बाद अगर आपके पास जो है वो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो है आपके पास आ रही है, ठीक है, 5,000, लेकिन आपको लगता है कि इस एसेट को अगर आप यूज करें, ठीक है, इससे जो अमाउंट रिकवर होनी है आपको, वो कितनी होनी है, वो होनी है 3,000। इट मींस आपके पास जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट है वो ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो ज्यादा है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। तो इट मींस क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया 2,000 का, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके भी दो तरीके हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। रिकवरेबल अमाउंट जो है, रिकवरेबल अमाउंट जो है इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, अगर आप एसेट को यूज करेंगे, इफ एसेट इज यूज्ड इन बिजनेस, कैलकुलेट if asset is used in business, calculate benefits expected from the asset। अगर मैं एसेट को यूज करूं तो मुझे उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उससे कितना मुझे फायदा मिलेगा बिजनेस को, उसको कैलकुलेट करना, ये भी रिकवरेबल अमाउंट होती है। या फिर इफ एसेट इज सेल आउट at the same condition, how much will be cash inflow, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट वो बेटा अमाउंट होती है जिसमें एसेट जो है हम सेल करेंगे तो हमें जो है उससे कितना जो है वो पैसे मिल सकते हैं, कैश इनफ्लो हो सकता है, या वो अमाउंट लेते हैं, या फिर हम जो है एसेट को यूज करके कितना अमाउंट जो है वो गेन जो है वो कर सकते हैं, जो है कैश इनफ्लो जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपकी रिकवरेबल अमाउंट्स होती हैं। तो इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा, वो अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो तो जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंपेयरमेंट लॉस कहते हैं। अब इसको यहां से पढ़ते हैं, तो वो कहता है इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा, वो अमाउंट होगी जिससे वो कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम क्या कहेंगे, ये इंपेयरमेंट लॉस है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, तो रिकवरेबल अमाउंट के बारे में कहता है इज द हायर ऑफ एंटिटी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। एसेट को जो हम बेचेंगे उससे जो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल करने के बाद नेट जो कैश का इनफ्लो होगा वो, या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगी, इन दोनों में से जो हायर होगी वो हमारे पास क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट होगी, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन आ गई। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि एसेट है, किन दोनों में से हायर, एक एसेट उसको आप यूज करते हो कुछ साल, तो यूज करने के बाद जब आपके यूज के काबिल नहीं रहता, जब आप उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते, तो एट द एंड उसकी जो वैल्यू बचती है, जैसे आपने जो है एक फैन लिया, आपने बोला कि 5 साल में चला सकता हूं, तो 5 साल आपने यूज किया, तो 5 साल यूज करने के बाद फिर भी वो जो एसेट है आपके पास, फैन जो है, उससे आप कहीं ना कहीं बेच सकते हो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो वैल्यू जो एट द एंड बच जाएगी,
एसेट की, उससे आप क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। अब आते हैं यूजफुल लाइफ के ऊपर। यूजफुल लाइफ क्या होती है, जो भी एसेट होता है उसकी कितनी लाइफ है, उससे आप कितना अरसा जो है उसको यूज करके सर उससे बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। सर थोड़ा आराम से पढ़ाएं सर, ये दोबारा बताएं, रेजिडुअल वैल्यू सर। रेजिडुअल वैल्यू बेटा वो वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू जो एसेट को यूज करने के बाद उसकी एंड पे वैल्यू बच जाती है, उससे आप रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। ओके सर। ठीक है। और यूजफुल लाइफ क्या है, वो लाइफ जो कि एसेट की पूरी लाइफ जिससे आप बेनिफिट उठाएंगे, बेनिफिट लेंगे। एसेट की वो लाइफ जिससे आपने बेनिफिट लेने हैं, वो लाइफ क्या होगी, यूजफुल लाइफ होगी। एसेट की वो लाइफ जो आपने उसको अपने बिजनेस में यूज करना है, वो क्या हो जाएगी, उसकी यूजफुल लाइफ हो जाएगी। अच्छा, ये डेफिनेशंस जो थी, ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब थोड़ी सी डेफिनेशंस आगे आएंगे, वो तब कर लेंगे। अभी जस्ट यही करें तो अभी आपका जो है ना अगला कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद रिकॉग्निशन के हवाले से है, एसेट को आपने कब रिकॉग्नाइज करना है, तो वो कहते हैं एसेट को आपने तब रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज से क्या मुराद है, कब आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो एसेट को आपने तब रिकॉर्ड करना है जब एसेट्स आपको लगे कि इससे जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एसोसिएटेड है। आपको लगे कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो एसोसिएटेड है, और उसको आप रिलायबल आप मेजर कर सकें। आप जो है उसे रिलायबिलिटी जो है रिलायबल तौर पर जो है आप बेटा उसको मेजर कर सकें। तो आप क्या कैसे कहेंगे कि ये क्या है, रिकॉग्निशन है। ये क्या है, रिकॉग्निशन है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड हमारा जो टॉपिक था, डेफिनेशंस पढ़ ली, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था इन्वेंट्री के हवाले से, हमने क्या बोला था कि सेल करने से पहले पहले तक, अवेलेबल फॉर सेल होने से पहले पहले तक इन्वेंट्री पे जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल करनी है। तो ये हमने सेल तो करना नहीं, हमने यूज करना है। तो आप कह सकते हैं ऑल इनवॉइस प्राइस प्लस ऑल डायरेक्टली attributable expenses। ठीक है, कि इनवाइस प्राइस और बाकी जितने भी खर्चे हैं जो कि उस एसेट्स के हवाले से वो सारे आपने शामिल करने हैं। ठीक है, और आपने बिफोर एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जब तक एसेट जो है until asset is ठीक है, आपने क्या करना है, वो सारे खर्चे शामिल करने हैं उसके अवेलेबल फॉर यूज से पहले पहले तक। ठीक है, वो सारे खर्चे आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल करने हैं। अब इस हवाले से हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट्स, वो सारी कॉस्ट आपने शामिल करनी है। ब्रिंगिंग द एसेट्स इनटू वर्किंग कंडीशन, जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो है ना वो आ रही है। इंक्लूड्स इन द इनिशियल कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, ये सारे जो है आपने इसमें शामिल करनी है। बाकी ये इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा वेट करें, इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो ये सारी कॉस्ट आपने इसमें शामिल करनी है। अब इसके रिलेटेड पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, पहले इसको देखें। इसमें आपके पास इनवाइस प्राइस है 1000 रुपए, कस्टम ड्यूटी है 150 रुपए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 50 रुपए। वैल्यू डिटरमिन बाय द कस्टम अथॉरिटी, वो वैल्यू जो कि कस्टम अथॉरिटी ने डिटरमिन की है वो आपके पास कितनी है, 1300 है। नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स है 225। इनकम टैक्स है जो कि एडजस्टेबल है बाद में 100 रुपीज। कैरेज है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द साइट है, और एडमिन एक्सपेंसेस है। इसमें आपके पास कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा बनेगी। तो वो कहता है एक तो हमने इनवाइस प्राइस लेनी है, कस्टम ड्यूटी इसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो भी आएगी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो भी आएगी। वैल्यू डिटरमिन बाय द अथॉरिटी फॉर द कस्टम्स, वो कस्टम पर्पस के लिए है, उन्होंने खुद डिटरमिन की है, इसको हम इग्नोर करेंगे।
कोई उसने बोला कि एसेट आपका इतने का है, हमें कितने का पड़ेगा वो हमने खुद कैलकुलेट करना है, हमने उसकी बात पे जो है ना वो नहीं जाता, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स है, रिफंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है, तो इसलिए इसको भी हम शामिल करेंगे। ये इनकम टैक्स है लेकिन ये एडजस्टेबल है, बाद में एडजस्टेबल होगा, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। कैरेज को शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग द साइट जो है इसको शामिल करेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस ये शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है आपके उस एसेट की खरीद के ऊपर नहीं आ रहे हैं, उसकी जो है परचेज करने के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे जब एक्सपेंसेस जो मैंने बोले हैं वो सारे जब आप ऐड करेंगे तो आप एसेट की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि एंड पे निकली हुई है। कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप तक पूछ सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ये ऐड करने हैं ये नहीं करने? बेटा आपने इन्वेंट्री वाला लेक्चर सुने हुए हैं? यस सर। उस पे मैंने ये सारी चीजें जो है आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की सर ये आपने पिछला लेक्चर दिया था ये जो यूनिवर्सिटी में दिए थे? यूनिवर्सिटी में जो दिया था सर वो है मेरे पास। वो देख के जाके पढ़े, उसमें आपको बताया हुआ है कि क्या क्या कौन सी कॉस्ट शामिल करनी है नहीं करनी। तो मैंने जस्ट वो बोला कि जो आपने इन्वेंट्री का पढ़ा हुआ था वो सारा सेम करना है। फर्क जो है पहले हमने देखा था हम शामिल करते थे उसको सेल करने तक, लेकिन अब जो है जैसे एसेट हमारे लिए अवेलेबल फॉर यूज होगा तब तक जितनी भी कॉस्ट अगर वो कहता है बता देते हैं आपको तो वो आपने शामिल करनी है। ओके सर। सर ये इनकम टैक्स जो एडजस्टेबल लिखा है सर ये एक्सक्लूड करेंगे ना? नहीं ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में एडजस्ट हो जाना है, तो ये कॉस्ट नहीं बनेगी आपकी, बाद में आपको पैसे वापस मिल जाने हैं, एडजस्ट हो जाएगा आपका और फाइनल। सर ये कैरेज जो है सर ये कैरेज ये तो इंक्लूड होगा सर? हाँ इंक्लूड होगा, मैंने किया हुआ है। और कास्ट ऑफ ये क्या है? रिस्टोरिंग द साइट ये करना है सर? ये भी करना है। सही है सर। एडमिन एक्सपेंस नहीं करने क्योंकि वो उसके रिलेटेड नहीं है। एडमिन में काम हो रहा है, पहले भी Yes, हो रहा है sir. तो अब भी हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ अगर वो कह देता कि एडमिन एक्सपेंसेस इतने हैं और ये जो है रेलिवेंट है उस एसेट्स को एक्वायर करने में, तब शामिल करते। मतलब सर जिस तरह हम वो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट वाला जी हिसाब रखते हैं उसको यहाँ दो पे हिस्सों वही में नहीं डिवाइड है? कर देते, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। सही है सर। तो ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी कहाँ से लिए सर इनवाइस कॉस्ट ऑफ मशीनरी टोटल है इन सबका। ओके सर। सर जी बेटा। सर ये मतलब हमारा जो एसेट सेल होने से पहले पहले जितनी भी कॉस्ट आएंगी सर वो सारी सर हमने ऐड कर देनी है, मतलब जितने भी एक्सपेंस आते हैं हमारे उस पे। जी बिल्कुल। तो फिर हम सर ये क्यों नहीं कर उसमें रहे आपने सर? ये देखना है कुछ एसेट के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सही अब सर। जैसे नीचे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ये अब एसेट्स के ऊपर नहीं आते। हमें Yes, पता है sir. एडमिन एक्सपेंसेस तो नॉर्मल चलते रहते हैं हमारे। सही सर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। अच्छा एक होता है इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर तो ये हो गए। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? एसेट है आपका, आपने अब जो है वो नॉर्मल रूटीन में उसको यूज करना है, तो उसकी जो वेयर एंड टियर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है होती रहनी है। तो वो कहते हैं उनमें से भी हमने कोई हिस्सा जो है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है या नहीं करना। तो इस हवाले से कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय आप अगर 2 लाइनें लिख दें कि अगर ऐसी कुछ चेंज लेकर आए जिससे एसेट की एफिशिएंसी जो है वो चेंज हो जाए, एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो, एफिशिएंटली वो परफॉर्म करे, उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो एसेट में। अगर ऐसी कोई कॉस्ट इनकर्ड होती है बाद में एसेट खरीदने के बाद जिससे एसेट जो है आपका उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, वो एफिशिएंटली परफॉर्म करे, तो उसको हमने उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। और अगर एक वो कॉस्ट जो कि नॉर्मल रूटीन की है, जो कि पहले भी आती रहती है और अब भी आई है, ऐसी कोई अगर कोई कॉस्ट होती है तो उसको आपने जो है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, बल्कि उसी साल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है आपने सेंड कर देना है, उसको उधर जो है आपने उसे ट्रीट कर लेना है। सर ये आप क्या बता रहे हैं सर? सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बेटा मैं पूरी बात क्लियर करता हूं फिर आप पूछते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के हवाले से बात हो रही है। एक होते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर जो कि हमने ये पढ़े, ऐसे जो आपने खरीदा साथ ही खर्चे हुए, आपने सारे उसमें देख लिया कौन कौन से शामिल करने कौन कौन से नहीं करने। एक होते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, इन सब के बाद एसेट की लाइफ है सपोज 5 साल या 10 साल, उसमें भी खर्चे हो रहे हैं, तो उन खर्चों में से वो खर्चे जिससे एसेट जो है उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, जिससे एसेट की कैपेसिटी बेहतर हो, वो खर्चे हमने एसेट को कॉस्ट में कैपिटलाइज करने हैं, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाने हैं।
और वो एक्सपेंडिचर जिससे जो है उनको जो है वो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव ना हो बल्कि वो मेंटेन रहे, जैसे कि सर्विस करवा ली, जैसे कि उसका जो है आपने क्या कहते हैं कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा ली, तो वो छोटे मोटे खर्चे तो मतलब होते सर रहेंगे ना, उसको डेप्रिसिएशन, आप एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। सर डेप्रिसिएशन वगैरह वो भी शामिल नहीं करना सर? नहीं, उसको आपने एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। मतलब सर एसेट जो हमारा यूज में अगर उस पे सर किसी किस्म की डेप्रिसिएशन आ जाती है उसे हम नहीं करेंगे सर, इंटर नहीं करेंगे वो सर। तो पहले भी नहीं होती बेटा। सर सर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी सर, इसको एग्जांपल दें मैं सर। एग्जांपल बता देता हूँ, आपने एसेट खरीदा, अब आपको लगा कि इस एसेट में जो है अगर ये स्पेसिफिक पार्ट है इसमें मैं ऐड कर दूं, इससे क्या होगा, इस एसेट में जो है एफिशिएंसी आ जाएगी। पहले ये 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। ओके सर, सर प्राइस पे भी फर्क आएगा? तो वो जो प्राइस जो आपने लिया वो आइटम लगाई है जिससे खर्चा जो है आपका हुआ है, वो आइटम जिससे उसने कैपेसिटी में इंक्रीज लेकर आना है, तो वो आइटम जो है आपने उसको कहना है कि ये भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले 15,555 आपने कॉस्ट निकाली है, तो 5000 वो जो कॉस्ट है वो भी इसमें शामिल कर दोगे। सर फॉर एग्जांपल हम गाड़ी लेते हैं सर, उसमें हम कहते हैं हमें बैक कैमरा और एलसीडी स्क्रीन लगा दो सर, सर उसके वो पैसे काट लेते हैं, लेकिन सर वो जो सर्विस हमें करके देते हैं उसको सर वो इग्नोर कर देते हैं। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक बात है, वो है स्टार्टिंग वाले खर्चे सारे। ओके सर। ये बाद की बात हो रही है, बाद में सपोज 3 साल के बाद आपको ख्याल आया कि आपने जो प्लांट लगवाया हुआ है ना, ठीक है, इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है, आप मजीद इसमें अगर ये साथ जो है प्लांट में ये एडिशन कर दें तो ये एसेट जो है ये ज्यादा अच्छे तरीके से या ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह के आइटम अगर तो आप साथ शामिल कर रहे हैं, इस तरह कोई पार्ट आप चेंज कर रहे हैं उस एसेट का, तो आप क्या करोगे, उसको जो है उसको आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, उसको कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि एसेट बनाना। आपके दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक ही साल के लिए होते हैं, जो कि इन जिस पीरियड में इनकम होते हैं उस पीरियड में चार्ज कर देते हैं आप। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एसेट की लाइफ के साथ साथ चलते रहते हैं, तो ये एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा परमानेंटली, क्योंकि इससे इस आइटम को साथ ऐड करने में आपको जो बेनिफिट होना है वो 1 साल के लिए नहीं होना बल्कि लंबे अरसे के लिए होना है। सर जी सर मेरे पास गाड़ी है सर, मैं गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, 3 साल बाद सर उसके टायर खत्म हो जाते हैं सर, हाँ, तो वो सर वो भी इसी में आ जाएगा सर, जो हम नहीं वो टायर क्यों के ऊपर आएगा, सर एक्सपेंस 3 करेंगे, साल के मतलब बाद सर हम टायर खत्म हो चौपड़ा जाते हैं, या आप दोबारा आपने टायर लगाने तो उससे क्या हो तो जाएगा, वो गाड़ी में क्या चेंज आएगा? सर गाड़ी मतलब टायर पुराने हो जाते हैं ना, तो सर गाड़ी बेटा पब्लिक वो तो पुराने हो जाती है, जाएंगे, मतलब सर उसको आपने उसकी वो लगाना है, राइड में वो मजा नई नहीं बात आता। नहीं है कोई भी, वो एज ऐसे चलते रहना है। बात ये है सर कि मतलब उसको लगाने से सर्विस हो क्या जाती है। बेनिफिट होगा या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी एफिशिएंसी के हवाले से, सर आवाज कट। उसकी एफिशिएंसी के हवाले से फर्क पड़ेगा या नहीं। कि ये हो सकता है कि पहले आप वो टायर लगाने से जो है अगर आप पहले इतने जो है किलोमीटर गाड़ी जो है डिस्टेंस सही सर। जो है वो करती थी, आप कितना कर रही है, अब इस तरह हो सकता है आप उसके इंजन में कोई चेंज लेकर आए जिससे उसका जो है वो सेविंग हो, पेट्रोल की फ्यूल है उसकी सेविंग हो फ्यूचर में। इस तरह की कोई गाड़ी में आप चेंज लेकर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सपोर्ट्स मतलब सही सर। जी सर अगर कोई एक्सपेंडिचर उसकी उसकी सर capacity अगर को गाड़ी maintain मतलब करने के लिए सर हो। वो एक्सपेंडिचर होगा सर, जरूरी है कि बेटा क्वेश्चन पूछे, आप बात करते हैं आधी छोड़ के चले जाते सर हैं। जरूरी है कि एफिशिएंसी हो, मस्ट हो सर। हाँ जरूरी है, यही तो बात शुरू से हो रही है हमारी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा पूछें। सर अगर कोई एक्सपेंडिचर उसकी कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाए नहीं वो तो नहीं, सर वो तो इंक्लूड नहीं होगा सर। वो नहीं तो करना। सर इस तरह अब यार अनीस 1 मिनट मैं सवाल कर लूं, फाइनल कर लूं अब। बेटा क्वेश्चन पूछे, पूछना है तो। सर आप जो छोटे मोटे खर्चे कह रहे हैं सर वो ऐड नहीं करेंगे सर? वो ऐड नहीं सर करना। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सर जो चौकड़ा हमारा खत्म हुआ है ना, उससे सर गाड़ी का
चोकड़ा सर बात तो सुन लें। बेटा आपकी सुन रहा हूँ, सुबह से बोलते आप है नहीं टाइम पे, आप 15 मिनट बाद बोलते हैं कहीं पे जाके। नेट का इशू है सर। सर ये दरमियान में सर ये जो आ जाते हैं सर, फिर क्वेश्चन रह जाता है। आपके अकेले का नेट का इशू है, सब उस पर सफर कर रहे हैं। जी अनीस आप क्वेश्चन पूछें। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर कोई कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए नहीं बेटा उसको expense शामिल नहीं तो करेंगे, क्या अगर करें? कैपेसिटी जो है उससे सर बेहतर आवाज होगी कट तब रही है शामिल आपकी करेंगे। सर। सही है सर, समझ आ गया सर। अगली मीटिंग ज्वाइन करें, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। ओके सर।